Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. As you already done 2 poems in your 10th class literature book, so today we will start our third poem, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, and it is written by Leslie Norris. So before starting our poem, today we will do only 2 stanzas because it is a lengthy poem and I have to told you about the poetic devices. It means which figures of speech we have used in this stanza. I have written difficult words also, so it can be very helpful for you. I will use Hindi also, so it can be easy for you to learn this poem. So let's come to the stanzas of the poem. The first stanza: he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Before starting the poem, I will give you some introduction. In this poem, the poet compares between the 2 tigers. One tiger that lives in forest and the another one that is in cage, and how they show their personality, it will be told by the poet Leslie Norris. So let's start the poem. First of all, let's see the difficult words. The first word, stalks. Stalks means follows. Follows means किसी का पीछा करना. The second word is vivid. Vivid means bright colors. जैसे कि आपने जू में टाइगर्स को देखा होगा या किसी ने फॉरेस्ट में टाइगर को देखा है तो उसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की. तो पोइट ने हमें विविड स्ट्रिप्स के बारे में यहाँ पर बताया है. विविड स्ट्रिप्स मीन्स ब्राइट कलर्स दैट यू कैन फाइंड ऑन टाइगर. देन पैड्स. पैड्स मीन्स द पास ऑफ द टाइगर. इट मीन्स जो आपके टाइगर के पंजे होते हैं, दैट इज पैड्स. एंड द लास्ट वर्ड दैट इज डिफिकल्ट वर्ड दैट इज यूज इन द फर्स्ट स्टैंजा इज रेज. रेज मीन्स एंगर. एंगर मीन्स क्रोध. तो चलिए अब हम फर्स्ट स्टैंजा की हिंदी को करते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज. फर्स्ट स्टैंजा में जो आपका पोइट है वो आपको उस टाइगर के बारे में बता रहा है जो कि कहाँ है, जो कि पिंजरे के अंदर है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि जो आपका टाइगर है वो अपनी बॉडी पर डिफरेंट कलर्स को लेकर, यानी ब्लैक एंड ऑरेंज कलर को लेकर किसी का पीछा करता है. वो किसी एनिमल्स का पीछा भी कर सकता है और किसी ह्यूमन बीइंग का भी. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि अभी ये जो टाइगर है ये कहाँ बंद है, पिंजरे के अंदर. तो अभी ये कहाँ ले रहा है फ्यू स्टेप्स, पिंजरे के अंदर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जब ये अपने कदम पिंजरे के अंदर ले रहा है तो इसके पैरों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके जो पैरों के पंजे हैं, इट्स लाइक अ वेलवेट. वेलवेट मीन्स, वेलवेट का मतलब यहाँ पर इस फैब्रिक से है जो बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ होता है. यानी जो आपका टाइगर है उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल स्मूथ है. इसीलिए जब वो पिंजरे में घूम रहा है तो उसकी बिल्कुल भी आपको आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ बिल्कुल साइलेंस है. इन हिज क्वाइट रेज. रेज मीन्स एंगर, क्रोध. क्योंकि आपका जो टाइगर है वो बहुत ही फेरोसियस एनिमल होता है, खूंखार जानवर होता है, तो उसके अंदर क्रोध भरा है. मगर क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है तो वो अपना क्रोध जो है वो अभी दिखा नहीं पा रहा, वो शांत है. तो आपने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें उस टाइगर की क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी के बारे में बताया है जो कि केज के अंदर बंद है. So let's take the second stanza, then I will discuss with you about the poetic devices that we have used in the first and the second stanza. So come to the second one. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. So first of all, let's see the difficult word that is used in this stanza, second stanza. First is lurking. Lurking का मतलब होता है remaining hidden, यानी किसी चीज़ के पीछे छुप कर रहना. और दूसरा जो डिफ़िकल्ट वर्ड है दैट इज़ प्लम्प. प्लम्प मीन्स हेल्दी, जिसको आप मोटा ताज़ा कहते हैं. और डियर मीन्स द फेवरेट प्रे ऑफ टाइगर. इट मीन्स जो टाइगर का फेवरेट प्रे होता है, प्रे का मतलब शिकार. वो किसका ज़्यादा शिकार करना पसंद करता है? हिरन का. तो सेकंड स्टेंजा में जो लेस्ली नॉरिस हैं वो कौन से टाइगर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? वो उस टाइगर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि जंगल में या खुले में या जो नेचुरल सराउंडिंग है उसकी, वहाँ पर जो रहता है. तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अभी उसे कहाँ होना चाहिए उस टाइगर को? अभी उस टाइगर को ऐसे वाटर होल के पास, वाटर होल मीन्स ऐसे पानी के तालाब के पास या किसी ऐसे
पानी के पास होना चाहिए जहाँ पर क्या है, लंबी लंबी घास है, और इन लंबी लंबी घास के शेडो के पीछे, शेडो का मतलब छाया के पीछे, वो क्या कर सकता है, अपने आप को इजीली छुपा सकता है, और वहाँ पर छुपकर वो अपने फेवरेट प्रे यानी कि अपने फेवरेट पसंदीदा शिकार यानी कि हिरन के क्या कर सकता है, वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है कि कब वो वहाँ पानी पीने आएगा और कब टाइगर उसका शिकार करेगा। तो इस स्टेंजा में जो आपका पोएट है वो उस टाइगर की पर्सनैलिटी को बताने का प्रयास कर रहा है जो कि नेचुरल हैबिटेट यानी उसके नेचुरल हैबिटेट उसकी नेचुरल सराउंडिंग में जब होता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बोथ द स्टेंजाज। नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइसेस दैट इज यूज्ड इन both the stanzas. Poetic devices means the figures of speech that we used in any poem. वो figures of use जिसे हम figure of speech जिसे हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम लैंग्वेज को और सुंदर बना सके। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। आपने सुना भी होगा बहुत सारे अलंकारों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो स्टेंजा है उसमें राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है जैसे आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें एक रिदम होती है, इसी प्रकार से जो पोएम होती है वो भी एक राइम पर लिखी जाती है। तो इस पोएम में भी राइमिंग स्कीम है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ जो पोइट होते हैं वो अपनी पोएम फ्री वाइस वर्सा में लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर पोएम में आपको राइमिंग स्कीम देखने को मिले, बट इस पोएम में आपको राइमिंग स्कीम ज़रूर मिलेगी। तो हाउ कैन यू फाइंड इट? सो राइमिंग स्कीम को फाइंड करने के लिए आपको हर स्टेंजा के लास्ट, हर लाइन के लास्ट वर्ड पे जाना होता है और देखना होता है कि वहाँ से कौन सा साउंड आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या कौन सा साउंड आपको लास्ट में सुनाई दे रहा है, और उसे आपको डिनोट करना होता है स्मॉल लेटर से। स्मॉल जो आपकी अल्फ़ाबेट होती है उससे डिफरेंट साउंड को डिफरेंट नेम देना है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट लाइन, दैट इज लास्ट वर्ड इज स्ट्राइप्स। सो द लास्ट वर्ड इज स्ट्राइप्स, so sound is coming from here, so we have given the name A. Now come to the second one, second line, the last word is cage. J sound is coming from the last word, so this is different from the first one, तो हमने इसे क्या नाम दिया, B. Now come to the third line, last word is quite. This is also a different one, quite. T sound is coming, T sound आ रही है और इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, C. और इन हिज क्वाइट रेज, रेज जो साउंड आ रहा है, और आपने देखा सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, और सेकंड नंबर को हमने क्या नाम दिया था, B. तो क्या राइमिंग स्कीम हो गई फर्स्ट स्टेंजा की, A B C B। तो राइमिंग स्कीम निकालने का तरीका ये है, आप किसी भी स्टेंजा के लास्ट वर्ड पे जाइए और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो किसी नेक्स्ट वाले से मैच करता है तो उसे सेम नाम दीजिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे डिफरेंट नाम दीजिए। इस तरह से आप राइमिंग स्कीम किसी भी स्टेंजा की निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा हर स्टेंजा में राइमिंग स्कीम हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि कुछ पोइट जो होते हैं वो अपनी पोएम फ्री वाइस वर्सा में लिखते हैं विदाउट एनी राइमिंग स्कीम। सो the another poetic devices, the figures of speech used in this stanza is enjambment. enjambment क्या होता है, जब स्टेंजास की लाइन जो है वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू एक लाइन से दूसरी लाइन में कंटिन्यू होती रहती है, तो उस समय कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज होता है, उस समय यूज होता है आपका इंजैम्पमेंट। यहाँ देखिए स्ट्राइप्स के बाद ना तो कोई फुल स्टॉप है ना कोई कोमा है, और ये लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, केज के बाद जो है कोमा लगाया गया है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, इंजैम्पमेंट। थर्ड वन इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉन्सोनेंट्स मीन्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। जब आपको किसी वर्ड्स में रेपिटेटिव कॉन्सोनेंट साउंड आए, वो मिडल में भी आ सकती है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, तो वहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ आपका, कॉन्सोनेंट्स। सो आप यहाँ देखिए एस स, विच पोएटिक डिवाइसेस इट इज यूज्ड, दिस इज कॉन्सोनेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज एजोनेंट्स। Assonance means repetition of the vowel sound. So which vowel sound you can find here? I. You can see
which sound is repeating here again and again? I sound is repeating and I is your verb. So which poetic device is used in this first stanza? It is your assonance. And the next one is oxymoron. ऑक्सीमोरन. व्हाट इज ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन को हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास करना. जब दो एडजेक्टिव वर्ड्स का एक साथ अपोजिट मीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज होता है? आपका ऑक्सीमोरन. और फर्स्ट स्टैंजा में आप चेक कर सकते हैं क्वाइट एंड रेज, दे आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है? आपका ऑक्सीमोरन. एंड द लास्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण करना. इसका मतलब होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को किसकी क्वालिटी देते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग की, तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज होता है? आपका पर्सोनिफिकेशन. आप देख सकते हैं पहले ही वर्ड में, फर्स्ट स्टैंजा में भी और सेकंड स्टैंजा में भी, दोनों में ही यूज़ हुआ है. ही नॉर्मली हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? टाइगर के लिए. तो यहाँ पर कौन से पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है? personification का. These are all poetic devices that is used in your first stanza. Now your home task is that you have to find out which poetic devices is used in this second stanza, and you have also find out that what is the rhyming scheme of your second stanza. Thank you so much.